ब्रो, जैसे कि आप बहुत अच्छे एक मॉडल रह चुके हैं, इनफैक्ट आपके पास ग्लैडरेक्स मिस्टर इंडिया का टाइटल भी है और मैंने ये भी देखा कि आप एक्टिंग की दुनिया में भी बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। क्या आप हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स को बता सकते हैं कि अगर किसी को मॉडलिंग से एक्टिंग की दुनिया में जाना है, एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है या शुरुआत कैसे कर सकती है? वेलकम बैक गाइस। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जतिन खिरवट है। इंटरनेशनली और नेशनली मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूं और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए मॉडलिंग के बारे में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी हर नई वीडियो के लिए। गाइस, आज मॉडल टॉक शो पर मैं आपको मिलवाने वाला हूं इंडिया के एक ऐसे मॉडल से जिनकी मॉडलिंग की करियर की शुरुआत हुई थी ग्लैडरेक्स मिस्टर इंडिया का टाइटल जीतकर, जिससे इनको मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम भी मिल रहा था। पर फिर भी ये यहाँ नहीं रुके, इनको और आगे बढ़ना था। फिर इन्होंने अपना करियर आजमाया एक्टिंग की दुनिया में और अपनी मेहनत की वजह से इनको पहली साउथ की फिल्म भी मिली और वो फिल्म हिट भी रही, जिसकी वजह से इनको बैक टू बैक साउथ की मूवीज़ मिलती जा रही थी। और 2019 में इन्होंने वॉर मूवी में ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन भी शेयर किया और वो मूवी भी ब्लॉकबस्टर हिट भी रही। गाइस, मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी, तो बिना देरी करे मिलवाते हैं हमारे गेस्ट से, वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी हम्बल पर्सन, मिस्टर रवि अवाना। वेलकम टू द शो ब्रो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। मैं चाहता हूं कि आज हमारे इस मॉडल टॉक शो पर अपने शब्दों में बताएं कि आपकी मॉडलिंग के करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्रो, मॉडलिंग की करियर की शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। तो सबसे पहले मैंने ग्लैडरेक्स तब देखा था और जब मैंने देखा और उस समय सच्ची में बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। 7 से लेकर 12 तक मैं ग्लैडरेक्स को फॉलो करता रहा और जब फॉलो करता रहा ग्लैडरेक्स अपना बन गया। 12th हुआ, ऑफकोर्स मेरे घर वाले तो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने कोशिश की, डॉक्टर मतलब स्टडीज़ ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। अच्छा। मैंने ड्रॉप किया, पर मैं थोड़ा स्टडीज़ में एवरेज था। ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखता था उस समय। अभी भी रखता हूँ। तो डॉक्टर तो नहीं बन पाया, पर फिर मैंने सोचा कि मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड मैं कुछ कर लेता हूँ। तो मैंने फार्मेसी किया। जी। फार्मेसी करने के बाद सब कुछ हुआ और फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। ये हो गया 2012 की बात है। ओके। 2012 में अचानक से एक ख्याल आया, क्योंकि 2013 में ग्लैडरेक्स का फॉर्म निकला। उस समय मुझे लगा कि अब मुझे ग्लैडरेक्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। okay. और 2012 में अगर आप मेरी पहले की पिक्चर्स देखेंगे, टोटली आउट ऑफ शेप हो गया था। शॉर्ट हेयर, फेस फैट आ गया था और बहुत ज़्यादा वेट हो गया था उस समय। पर मैं भी अपने आप को ये समझता हूँ कि उस समय नोएडा में राहुल दत्ता फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। okay. मैं उनके पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे पोर्टफोलियो कराना है। तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि रवि, आई एम नॉट सीइंग यू एज अ मॉडल, बट आई एम सीइंग यू एज अ कैरेक्टर। ओके। उस समय तो कुछ बात समझ आई नहीं मेरे कि इन्होंने क्या बोल दिया। तो उन्होंने लगभग 2.5 महीने बाद एक डेट दी, क्योंकि मुझे भी अपने आप को बदलना था, क्योंकि मैं फैट से मुझे और स्लिम होना था। तो मैंने उनसे 2.5 महीने की एक डेट ली। 2.5 महीने में मैंने इतने हार्ड वर्क किया और उसी डेट पे मैंने अपना पोर्टफोलियो कराया, पिक्चर्स ग्लैडरेक्स को भेजी, फॉर्म भरा और 2013 में ग्लैडरेक्स मैंने जीत गया। और उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हुआ। तब से ही मेरी मॉडलिंग की शुरुआत मतलब ग्लैडरेक्स जीतने के बाद स्टार्ट हो गई। ओके। तो मतलब जैसे आप वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो एजेंसी से आपको डायरेक्टली काम मिलना स्टार्ट हो गया था या आपको ज्वाइन करना पड़ा या फ्रीलांसिंग कर रहे थे? नहीं, शुरुआत में मेरे को सच में नहीं पता था, जैसे सबको नहीं पता होता कि बॉम्बे जाके हम क्या करते हैं, क्या करना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं पता किसी को। तो ऐसे ही मुझे नहीं पता था और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। मुझे जैसे 1-2 दोस्त मिल जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप एजेंसी जा सकते हैं उस समय। तो मैं एजेंसीज गया, जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज थी। तो उस समय सब जगह तो गया था, पर सबने मेरे को यही बोला था कि विल लेट यू नो, हम आपको बता देंगे जैसा भी होगा।
मैंने सोचा कि ठीक है, 15 डेज हो जाते थे या 20 डेज हो जाते थे, मैं फिर दोबारा जाता था। ओके। क्योंकि अगर उन्होंने 15 डेज बोला है तो मैं ऐसा था कि जो मेरे को एक स्पेसिफिक टाइम कोई दे दे उतना वेट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा, क्योंकि मेरा काम था। मैं दोबारा जाता था, वो यही रिस्पॉन्स उस समय करते थे कि ओके फाइन, हम आपको बता देंगे। इसमें लग गया लगभग 7-8 महीने। अच्छा। हाँ, इसमें समय लग गया था। और उसके बाद एक एजेंसी ने कॉल किया, तो वहाँ से मैंने एजेंसी ज्वाइन की। ओके। और फिर वही मेरा काम संभालने लगे। ओके। 4.5 साल तक उन्होंने काम संभाला। ओके। और मॉडलिंग में जो काम किया वो कर पाया। दैट्स लवली। वो तो हमने देखा ही, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो मॉडलिंग के अंदर। थैंक यू सो मच भाई। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका मॉडलिंग में अच्छा काम तो चल ही रहा था जी। बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, डिज़ाइनर के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे जी। बट आपके मन में ऐसा कब थॉट आया कि अब आपको ट्राई करना चाहिए एक्टिंग के अंदर? देखिए, सच बात तो ये है कि जैसे 4 साल हो गए थे, तो मेरे दिमाग में थॉट चलता रहता था कि मॉडलिंग के बाद मैं क्या करूं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो एक्टिंग ही होगा मॉडलिंग के बाद। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि मॉडलिंग का जो स्पैन था कि लगभग 4 साल के लिए 4.5 शूट्स वो हो ही जा रहे थे। ओके। पर मैं चाह रहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। उस समय फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक्टिंग में जाता हूँ और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। और एक्टिंग में जब मैंने सोचा तो उस समय थॉट आया कि अब मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि जैसे हम फिट रहने के लिए वर्कआउट करते हैं, तो एक्टिंग में जाने के लिए सीखना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस समय। ओके। उस समय मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था। उस समय मैं दिल्ली आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर ही अस्मिता थिएटर भी ज्वाइन किया। अच्छा। जी, मैं लगभग 6 महीने उनके साथ जुड़ा रहा। फिर उसके बाद एक और थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, लगभग 6 महीने, लगभग टोटल 1 साल का मैंने थिएटर का एक्सपीरियंस लिया। ओके। और साथ साथ मैं ऑडिशंस देता रहा, कुछ वर्कशॉप्स की। तो मुझे धीरे धीरे, अगर आप देखा जाए तो शायद आपको पता होगा, लगभग 4 साल पहले हम एक ऑडिशन पे मिले थे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हम बॉम्बे में थे जी। तो हम एक कास्टिंग के लिए गए थे जी। और इनफैक्ट हम बात भी कर रहे थे, हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई थी उस टाइम। जी। बट फिर भी हम एक दूसरे को जानते थे और बातचीत कर रहे थे। चलो, ऑडिशन हम देने जा रहे थे, तो हमने कहा था कि वो ऑडिशन 3 दिन चल रहा था, कुछ ऐसा था। बिल्कुल उसमें वहाँ पे। बिल्कुल। और हमने कहा था चलो ठीक है यार, आ गए हैं, ठीक है, आज हमने देख लिया ना, स्क्रिप्ट देख लिया, अच्छा इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, कल आके देंगे, प्रिपेयर करके आएंगे, कल आके देंगे। नहीं, वो आपको भी पता होगा, जब मैं ऑडिशन दे रहा था तो मेरे से ऑडिशन दिया नहीं जा रहा था। हाँ, मैंने आपको नोटिस किया था कि आप थोड़ा स्ट्रेस थे उस टाइम। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि आप दिख नहीं रहे थे, मुझे लगा आप शायद वापस चले गए। हुआ क्या था उस टाइम? देखिए, उस समय अगर मैं सच बताऊं तो ये था कि जब भी मैं पहले ऑडिशन जाता था, उस समय मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, ना तो मैंने कोई वर्कशॉप की थी। ये सब वर्कशॉप से पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। ना तो कोई प्रिपरेशन की थी, ना कोई वर्कशॉप ली थी। तो जब जाता था तो लोग सिर्फ यही बोलते थे कि लाइक पर्सनैलिटी वाइज तो आपकी पर्सनैलिटी ठीक है, पर आप एक्टिंग आपको आती नहीं है। अब मैंने तो यही सोचा था कि नहीं आती है तो मैं सीख सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। करेक्ट। पॉजिटिव ही सोच सकता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा नहीं आती है तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया। नो, क्योंकि उन्होंने तो सही बोला, जब नहीं आ रही एक्टिंग तो मैं ऑडिशन भी नहीं दे पा रहा हूँ। करेक्ट। उस समय ख्याल आया कि नहीं, अब मुझे सीखना है। एक्टिंग ये कला है, आर्ट है, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने वर्कशॉप किया। उसी के दौरान जब ये जो टाइम है, लगभग 2-3 साल मैं ये बीच में करता रहा। और अगर मैं बॉम्बे था तो मैं ऑडिशंस देता रहा, ऑडिशन से मैं सीखता रहा। वही मैंने चीज़ स्टार्टिंग में भी बोली थी कि प्रैक्टिस। मैं हर वीक एक स्क्रिप्ट उठाता था। अच्छा। और उसी को बार बार मैं प्रैक्टिस करता रहता था, क्योंकि जितना मैंने सीखा वो तो मैंने सीख लिया, पर मुझे उसे अमल में लाना है। मैं कैसे करूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जितना मैं प्रैक्टिस करता रहा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो गया। जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो गया, उसके बाद एजेंसी के साथ तो मैं जुड़ा हुआ था, पर हम जो उनके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा वो तभी पुश करेंगे। मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने गूगल सर्च किया, क्योंकि उस समय ज़्यादा नहीं पता था कि कहाँ जाऊँ। मैंने सर्च किया कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर है, यशराज हो गया, मुकेश छाबड़ा हो गए, कास्टिंग बेस जितने भी हैं, सबका एड्रेस निकाला। हर एक दिन मैं वहाँ पर जाने लगा। अच्छा। और जब हम जाते हैं वहाँ पर तो सबसे पहला काम होता है कि हम इंट्रोडक्शन देते हैं। वो इंट्रोडक्शन, क्योंकि उनको नहीं पता कि रवि कौन है या जतिन कौन है या कौन है, जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे। करेक्ट।
तो मैं वहाँ पर जाने लगा और वो यही बोलते थे कि ओके फाइन, अभी ऑडिशन आपके लिए नहीं है, आप बाद में आ जाइए। दोबारा से वही सेम ऑडिशन, इंट्रोडक्शन देता था और साथ साथ बाहर मेल आईडी लिखी रहती थी। तो मैं मेल आईडी लाता था और अपने थ्रू, क्योंकि वो मेरा काम था, मैं किसी के ऊपर, चाहे मैंने एजेंसी ज्वाइन कर रखी थी, मैं चाहता था कि ठीक है वो तो अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं, मैं क्या अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, मैं बैठ तो नहीं सकता। फिर मैंने क्या किया कि सबके पास मैं मेल करना स्टार्ट कर दिया। यही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैं करता रहा, क्योंकि एक भरोसा था, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा था। आप यस, मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार मैं अगर नहीं जाता तो ऑडिशंस नहीं होते, पता ही नहीं चलता। जितने ज़्यादा ऑडिशंस मैं देने लगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आने लगा। 4 साल बीत गए, उस समय लगभग 3 साल। आपको भी नहीं पता लगता कि आपके पास ऑडिशन की कॉल्स कब आने लगेगी। जो पहले लगता था कि यार 1 महीना, 6 महीने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो बाद में जाके समझ आया कि शायद मेरे हिसाब से जो कैरेक्टर है अभी काम नहीं है। पर उनको पता तो था रवि कौन है। अगर मैं नहीं जाता तो कैसे पता लगता, पता ही नहीं चलता उनको। तो मैं वो काम करता रहा और फिर ऐसे धीरे धीरे मेरा काम स्टार्ट हो गया। आपकी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हो? मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जैसे कि आप बहुत अच्छे एक मॉडल रह चुके हैं, इनफैक्ट आपके पास ग्लैडरेक्स मिस्टर इंडिया का टाइटल भी है, और मैंने ये भी देखा कि आप एक्टिंग की दुनिया में भी बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। क्या आप हमारे इंस्पायरिंग मॉडल्स को बता सकते हैं कि अगर किसी को मॉडलिंग से एक्टिंग की दुनिया में जाना है, एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है या शुरुआत कैसे कर सकती है? देखिए, जिसे भी मॉडलिंग से एक्टिंग में जाना है या फिर डायरेक्टली एक्टिंग में जाना है, मैं दोनों के बारे में बता पाऊँगा। ओके। क्योंकि जो लोग मॉडलिंग से एक्टिंग में जा रहे हैं और डायरेक्टली एक्टिंग में जा रहे हैं, सबसे पहले उनको सीखना और वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. क्योंकि उससे क्या होगा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। जहाँ भी जाएंगे वो ऑडिशन पे, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं सीख के आया हूँ। Okay. मैंने प्रैक्टिस इतने सालों करी है। तो वो जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, उस हिसाब से वो क्या कर सकते हैं। मतलब अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, फर्स्ट स्टेप है। बिल्कुल, सबसे पहले वही प्रिपेयर करना है और उसको रोज रूटीन में लाना है। रूटीन में ये नहीं है कि मैंने तो सीख लिया ओके और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। ओके। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है उसके बाद। जब ये हो जाता है तो उसके बाद जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आप वहाँ पर विजिट करिए। पर्सनली सबको मैं बोलूँगा कि वहाँ पर जाके इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह एक टाइम होता है इंट्रोडक्शन का। ओके। उनको पता चलता रहेगा कि अच्छा ये नया चेहरा आया है, क्योंकि सबको नए चेहरे चाहिए। करेक्ट। तो जब आप इंट्रोडक्शन दे लेंगे, साथ साथ वहाँ पर आईडी भी होती है। आप वो आईडीज़ भी ले आइए। घर पे आराम से पहुँच के आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, प्रोफाइल भी आप सेंड कर दीजिए। ओके। और प्रोफाइल में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। प्लीज़। क्योंकि जैसे कोई मॉडलिंग कर रहा है, उनके पास पिक्चर्स तो होती हैं, पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। ओके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अच्छी पिक्चर्स हो तभी वो सर्कुलेट होगी। आप पर्सनली हर एक जगह नहीं जा सकते। करेक्ट। एक तरीके की ये आपका सीवी की तरह काम करता है। जी बिल्कुल। कि आपको, आप जा तो नहीं सकते, एटलीस्ट आप उनको ईमेल कर सकते हो अपनी पिक्चर्स, और जिसके थ्रू आपको कास्टिंग या मीटिंग्स के लिए बुलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अच्छी पिक्चर्स होना बहुत ज़रूरी है। और पिक्चर्स में भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप पिक्चर्स कर रहे हैं तो पिक्चर्स में ज़्यादा एडिटिंग ना हो। ओके। जब भी आप किसी फोटोग्राफर से क्लिक कराते हैं तो उनको बोलिए कि सर मुझे नॉर्मल रखिए, ज़्यादा मेकअप ना हो, ज़्यादा एडिट ना हो उसमें। तो एक तो पिक्चर्स आ गई। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो पिक्चर्स नहीं क्लिक करा पा रहे हैं, तो मैं वैसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे, आपके व्यूअर से, जो भी एक्टिंग में जाना चाह रहा है या मॉडलिंग में, देखिए ये इन्वेस्टमेंट है। अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो यही आपको आगे काम दिलाएगा। और रेयर चांस ऐसा है कि कोई अरेंज नहीं कर पा रहा है पोर्टफोलियोज, तो वो अपनी नॉर्मल फ़ोन से रैंडम पिक्चर्स क्लिक करें। ओके। और एक मेल में अपनी पिक्चर्स, अपना जो भी जितना भी काम किया है, अगर नहीं काम किया तो वो फ्रेशर लिख सकता है। और साथ साथ आप उस मेल में अपने 2 से 3 ऑडिशन लिंक ज़रूर भेजें। ओके। क्योंकि ऑडिशन लिंक्स कोई सा भी प्रिपेयर कर सकता है वो? बिल्कुल, कोई सा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आप, अगर कोई भी स्क्रिप्ट उठा लीजिए, अच्छा। अगर आप 2 से 3 वो ऑडिशन लिंक भेजेंगे तो
जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास पिक्चर्स भी नहीं है, वो सोचेंगे कि क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स पिक्चर्स भी नहीं मांगते हैं, आप नॉर्मल कैसे दिखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। पर पिक्चर्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास अच्छी भी पिक्चर्स होंगी, पिक्चर्स में क्योंकि हम जो सामने दिखते हैं हो सकता है कि पिक्चर्स में हम अलग दिखे थोड़ा सा, ये ऐसा होता है, इसलिए मैंने पिक्चर्स के लिए बोला। और जिनके पास पिक्चर्स नहीं है वो ऑडिशन, चाहे वो मॉडल हो चाहे वो एक्टिंग में जाना चाह रहे हैं, ऑडिशन लिंक आप रिकॉर्ड करें, वो आप मेल के थ्रू सेंड कर दीजिए। ये आपका काम है सबसे पहले। ओके। जब आपने कर दिया, चाहे 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, चाहे महीना 2 महीना, आप उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो फॉलो कैसे कर सकते हैं? फॉलो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस गया, मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने अपना मेल भी सेंड कर दिया, और 1 महीना हो गया आपके पास कॉल नहीं आया, 2 महीना हो गया आपके पास कॉल नहीं आया, आप दोबारा जाएं वहाँ पर पूछने के लिए कि अगर कोई ऑडिशन है मेरे लायक, आप प्लीज़ बताइए। क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे एक्टर्स आते हैं। अगर हम पर्सनली हम अपना 100% देंगे कि हम वहाँ जाएंगे और पूछेंगे, तो दूसरे इंसान कोई भी हो, उनको लगता है कि अरे ये XYZ आया है, लड़का लड़की पर्सनली आ रहा है, मेहनत कर रहा है, ये मेहनती है, ये होता है, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। वो अच्छा लगेगा कि आप पर्सनली जाओगे क्योंकि वो आपका काम है। आप जाते रहो, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बता दूँ आपको, अगर मैंने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर किया, चाहे मैंने साउथ से शुरुआत की थी, बल्कि मैंने बहुत ऑडिशंस भी दिए, रिकॉर्ड भी मैंने अपने फ़ोन में करके रख रखा था। दूसरी मूवी जो मुझे मिली वो 1 साल 2 महीने बाद मिली। अच्छा। पर उस 1 साल 2 महीने में मेरी जो सोच थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट आने वाला है। कभी थॉट नहीं आया कि यार 1 साल हो गया, अब क्या होगा। मतलब आपके अंदर बहुत अच्छे पेशेंस लेवल थे। हाँ, वो टाइम के साथ साथ पेशेंस लेवल बढ़ गया, और कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि यार 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, या जैसे भी है, काम क्यों नहीं आया। ओके। आप भी जानते हैं जतिन, और मैं भी जानता हूँ, अगर हम ये पॉजिटिवली सोचे भी कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सोच लेते हैं कि यार काम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं आ रहा है। अगर वो सोचना शुरू कर दें कि काम आने वाला है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप भी यही समझते थे और मैं भी यही समझता था। बेशक मुझे 1 साल वेट करना पड़ा, या फिर 1 साल 1.5 साल जैसे भी है, तो वो प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। पर जो आप मैंने प्रोसेस बताया कि स्टार्टिंग से मॉडलिंग, या जो एक्टर्स एक्टिंग करना चाह रहे हैं, मॉडल्स, या फिर डायरेक्टली, तो यह प्रोसेस आप करें। अच्छा। अगर बाई चांस कि मैं ये भी बोलूँगा कि बाई चांस कोई एजेंसी नहीं ज्वाइन करता है, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एजेंसीज भी जाते हैं पर उनका रिस्पांस नहीं मिलता है, तो आप वही काम कर सकते हैं कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस जाके पर्सनली आप अपना इंट्रोडक्शन देते रहें और अपने ऑडिशंस देते रहें, वहाँ पर पूछते रहें कि कोई हमारे लिए काम है, और आप वेट कीजिए। और मुझे पता है कि अगर आप अपना काम 100% देके करेंगे तो आपको एक ना एक दिन काम ज़रूर आने वाला है, ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसे शुरुआत हो सकती है। ब्रो, इस इंडस्ट्री में जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते रहते हो, साथ ही आपको नाम, पैसा, शोहरत और इज़्ज़त भी मिलती रहती है। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रगलिंग भी करनी पड़ती है, या कह लो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड आई एम श्योर आपने भी बहुत स्ट्रगलिंग की होगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए, और आपने उन चैलेंजेस को, उन हर्डल्स को कैसे क्रॉस किया था? देखिए, शुरुआत में सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि पेरेंट्स का सपोर्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी लोग हैं उनके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता शुरुआत में, क्योंकि उनको लगता है कि सब या तो किसी और फील्ड में जाए, इस फील्ड में ना जाए। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था शुरुआत में। पर उस समय मैंने अपने दिमाग को ऐसा समझाया था कि अगर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा। और जब मैं वो दिया तो मैं काम करता रहा, होर्डिंग्स लगते रह गए, तो मेरे घर वालों को भी दिखा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा ये था कि मैंने सिर्फ उसमें मैं घुस गया, मेरे को और कुछ नज़र ही नहीं आया कि मैं अच्छा यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, नहीं, मैं अपने काम में ही इतना घुस गया, मैं उसी में ही बस सोचता रहा कि मुझे जो अपना सपना है, और स्टेप बाय स्टेप जो मैं सपने, क्योंकि और होते जाते हैं कि पहले ग्लैडवैग्स हो गया, मॉडलिंग हो गया, आपको ये शूट करना है, फिर एक्टिंग हो गया, अगर आपको इसके साथ काम करना है, मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता था।
और जब दिमाग में वही चल रहा है तो मैं उसके पीछे चलता रहा, मेहनत करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बहुत की। ओके। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और उनका सपोर्ट मिल गया लास्ट में जाके कि उनको भी लगा कि नहीं, मैं अब इस फील्ड में कर सकता हूँ। जब मैं बॉम्बे गया तो चैलेंज ये भी था कि क्योंकि इतने ज़्यादा, जब भी कोई बॉम्बे जाता है तो इतने ज़्यादा पैसे लेके नहीं जाता। करेक्ट। क्योंकि अगर कोई फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर चैलेंज ये भी था कि क्योंकि मैंने एक जगह ली थी जो कि मैं 5,000 रुपीज़ रेंट था बॉम्बे में उस समय 2013 में। मैंने ये नहीं सोचा था कि यार मैं 15,000 रुपये में रहूँ या 20,000 रुपये मंथली, क्योंकि मुझे काम करना था, मुझे अपना सपना पूरा करना था। तो फिर मैं 5,000 में रहा हूँ। उसमें चैलेंज ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि जो एरिया था वो थोड़ा सा अलग था, बस मैं वहाँ रुकता था और फिर मैं निकल जाता था अपने ऑडिशंस और ऐसा। वो भी चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं गया था नोएडा से, और बेशक हम नोएडा में तो भगवान की कृपा से सब कुछ था, अच्छा था, पर वहाँ जाके यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं वहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, जो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है जी। अपने कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो आप कहीं भी रह रहे हैं तो आप रह सकते हो। आपको ये नहीं चाहिए कि यार मुझे तो दूसरे ऐसे घर में रह रहे हैं और मैं इस घर में रह रहा हूँ, नहीं। मेरे में कंपैरिजन था नहीं। अच्छा। दूसरे जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं वो करता रहा। ये एक चुनौती थी उस समय। और जब मैं ऑडिशंस देता था, बस यही आता था उस समय कि विल लेट यू नो, हम आपको बता देंगे। पर कभी मतलब विल लेट यू नो तो आता था, पर मेरे पास कभी कॉल बहुत कम आती थी उस समय। तो मैंने ये ऐसे ही फेस किया। मैंने सोचा कि इट्स ओके, अगर नहीं कॉल आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा जाऊँगा। मैं दोबारा जाऊँगा। और साथ साथ मैं प्रैक्टिस करता रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि यार अब नहीं हुआ तो शिट मैन, मैं पूरा दिन वेस्ट नहीं कर सकता था वो सोच के कि यार कॉल ही नहीं आई है। नहीं, मेरे से नहीं होता। मैं फिर यही सोचता था कि ठीक है, अगर नहीं हुआ है किसी और कास्टिंग डायरेक्टर के पास चला गया। ऐसा होता है कि जब हम अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, जाहिर सी बात है जितने लोगों के से आप मिलोगे, जितने आप ऑडिशंस दोगे, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन जाएगी। अगर मैं 10 ऑडिशन दूंगा, उसमें से एक में ही पॉसिबिलिटी, जो रेशियोज़ होता है वो ऐसा होता है कि 10 में हो सकता है कि 10 में भी ना हो। इसलिए लोग क्यों बोलते हैं कि मैंने 50 ऑडिशंस दिए हैं, 100 दिए हैं, 500 दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव हुआ होगा उनका, और जब इतने सारे ऑडिशन देके उनको ये लगा होगा कि अब मैं कर सकता हूँ। और एजेंसी वाले जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको लगता है कि यार अब आ गया, अब ठीक है, ये दोबारा आ गया, चलो इसको काम देते हैं। ये बहुत होता है ऐसा। ये भी चैलेंज था, पर मैं स्टॉप नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि ठीक है, मैं अपना काम करूँगा। और बस यही कुछ चैलेंजेस है, पर मैंने हंसते हंसते निकाल दिए, क्योंकि मैंने यही सोचा कि देखो, अगर मैं उसके बारे में ही सोचता रहूँगा तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि क्योंकि जिस फील्ड में हम हैं टाइम लगता है, अगर मैं ज़्यादा ही सोचता तो शायद मैं सैड हो सकता था। उम्मीद बन जाती, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मुझे 1 साल लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई नहीं, कितना भी टाइम लगेगा, बस मुझे अपना बेस्ट देना है और अपने ऊपर काम करते रहना है। ब्रिलियंट जी। मतलब आप इनफैक्ट आपने कभी भी हार नहीं मानी। जी बिल्कुल, मैंने वैसा सोचा ही नहीं कभी की, क्योंकि देखो हार जब तक जिंदा है तब तक हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चाहे हम, ऐसा होता है कि कम या ज़्यादा। बॉम्बे जाके ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत ज़्यादा खर्चा था। अगर 50,000 रुपीज़ है, 50,000 में भी मैं गुजारा कर सकता था। 10,000 है, 10,000 उसके हिसाब से मैं रूटीन बना लेता था। ऐसा होता था। परफेक्ट। तो मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो गया कि ठीक है यार। तो उससे काम मिलता रहा, क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। नहीं भी मिल रहा है तो तब भी यही सोचा, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, तब भी यही सोचा कि होगा वो, होगा, और वो होता रहा। फिर ऐसा हुआ। ये बहुत आपने अच्छा बताया, क्योंकि काफ़ी जो भी एस्पायरिंग मॉडल्स या एक्टर्स होते हैं वो जाते हैं पहले ऑडिशन या कास्टिंग में, वो बहुत जल्दी कई बार हार मान लेते हैं। उनको लगता है यार शायद किसी का सपोर्ट होगा तभी मेरा आगे हो पाएगा, लेकिन ना मेरे हिसाब से ना आपके हिसाब से ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा डिपेंड होता है आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप उस काम के लिए अच्छे हो तो आपको काम मिलेगा, बस अपने ऊपर मेहनत करते रहो। देखिए, अगर कोई शुरुआत में आपको बोल देता है कि आप ठीक नहीं हो, ठीक है, उन्होंने बोल दिया,
आप उसको ठीक तो कर सकते हो, ठीक कर वो आपके ऊपर है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही जब किसी ने मेरे को बोला कि आपको एक्टिंग नहीं आती है, तो मैं उसको ये नहीं बोल, वही बात है कि मैंने वो ठीक करने की कोशिश की, मैंने उसके आंसर्स देखे कि मैं कैसे एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तभी वर्क ये सब हो गया। फिर तो बस आप उसमें भी आप पॉजिटिव क्या निकालो, अगर आप सैड भी हो, आप नेगेटिव हो, उसमें से आप हर चीज़ में पॉजिटिव क्या ढूंढ सकते हो कि मेरे लिए वो अच्छा हो। ओके जी, वो बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी इस तरीके से आप जितने भी आपके जो भी चैलेंजेस आए थे जी। आप ऐसे ऐसे क्रॉस करते गए। बिल्कुल सही बात। ब्रो, कोविड की वजह से मॉडलिंग इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। इनफैक्ट कुछ मॉडल्स और एक्टर्स भी डीमोटिवेट हो गए काम की वजह से। क्या आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि जैसे लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं और वो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। देखिए, सबसे पहले ना आप हमेशा जब भी आप सैड हो, कभी निराश हो जाएं, तो आप ना हमेशा अपने दिल पे हाथ रखो और अपनी हार्ट बीट को फील करो। इसका मतलब है कि वो स्टॉप नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। जब आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो तो आप उसके ऊपर मेहनत करोगे। देखिए, ये कोरोना की वजह से ये आपके ऊपर भी इफेक्ट आया, मेरे ऊपर भी, सबके ऊपर, जितने भी लोग हैं, हर एक इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में या फिर जितनी भी बाहर वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, इफेक्ट तो सबके ऊपर आया है। पर क्या है कि ये हम लोगों को अभी समझना होगा कि ठीक है, अभी थोड़ा सा और समय है, हम अपने आप को समझाते रहें कि ठीक है, ये मेरे साथ ही अकेला नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। जैसा मैं फेस कर रहा हूँ ऐसे ही सारी दुनिया फेस कर रही है। ये हम अपने आप को ही समझाते रहेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि हम इस समय, अगर मैं बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ा लूँ कि नहीं यार, अब मुझे ना ऐसा काम करना है, पर काम है नहीं, मैं क्या करूँ? आप समझो, मुझे जाना यहाँ पर है और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, समझ रहे हो आप? मतलब मुझे वैसी सोच बनानी है कि यार अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अभी मैं अपने ऊपर मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बेस्ट टाइम मिला है सबको। ओके। सबसे बेस्ट टाइम तो यही मिला है अपने आप को जानने में, अपने आप को अच्छे से हम जान सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्च से अब तक मुझे ऐसा लगता है कि इन दौरान मैंने भी बहुत मेहनत की है। अच्छा। अपने मेंटली भी बहुत मेहनत की है कि अपने आप को मेंटली बहुत कैसे स्ट्रॉन्ग मैं कर सकता हूँ, वो मैंने बहुत किया। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बस अभी हम एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, थोड़ा सा समय है और इस टाइम को हम इतनी मेहनत कर लें कि हमारा जो आने वाला अब टाइम है, जैसे अब मैं यही बोलूँगा कि शायद जैन से सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए। अभी प्रिपरेशन मोड ही है हमारा, प्रिपरेशन सबका है। इसको सैड ना होए, इसको आप ये सोच के चलिए कि अभी भगवान ने हमें समय दिया है, हम अपने आप को प्रिपेयर करें अच्छे से और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। अगर हमने ये सोच लिया ना, तो ख्याल आएंगे, कुछ आएगा, सिर्फ तब भी यही आएगा कि अरे यार, अभी तो मुझे टाइम मिला है, मैं अपने आप को तो प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो जब आप ऐसा आएगा तो आज नहीं तो कल आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। वो तो उनको सोचना होगा, क्योंकि देखिए आप भी काम कर रहे हैं आज के टाइम में, आप भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप हुए हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपके व्यूअर्स को सबको बताना चाहूँगा कि बेशक मेरे पास, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास अभी काम नहीं है सबकी तरह, पर आपके पास काम नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अभी प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं है, अभी प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो मेरे पास भी कॉल नहीं आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यही दो चीज़ें सोच सकता हूँ, या तो मैं सैड हो जाऊँ जो नहीं होना चाहता, या मैं ये सोच सकता हूँ कि अब ये टाइम मिला है, 5-6 महीने मिले, मैं तो अपना बेस्ट वर्जन निकालूंगा, अपना बेस्ट वर्जन निकाल के आऊँगा। जो पहले मार्च से पहले जो मेरी एक्टिंग थी, अब मैंने प्रैक्टिस भी ऑफकोर्स करी है, और अब जब बेस्ट वर्जन भी निकलेगा तो वो अच्छा निकलेगा, मेहनत करिए। तो ऐसे ही सब लोगों को यही सोचना चाहिए कि अब मुझे बेस्ट बनना है, अपना जो पहले जो थे अब बेस्ट वर्जन बन के निकलना है, और उनका चाहे सपना हो चाहे कुछ भी हो, वो बस उसी के बारे में सोचते रहें और उसी के ऊपर मेहनत करते रहें, और जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते फिर। अगर आप वही सोचोगे कि नहीं अब मुझे अच्छा बनना है, अब मुझे ये जो मोमेंट है ये अच्छे से बिताना है, इसी मोमेंट को मुझे मतलब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेनी है हर दिन, एक दिन करके जब आप दिसंबर आ जाएगा और जब आपके पास कोई अब काम आएगा। पता है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं जैसे क्या है कि बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने 2 महीने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी शुरुआत में। अच्छा। क्योंकि मार्च और अप्रैल मेरा भी ऐसा गया था कि मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। क्योंकि मैं भी नॉर्मल हूँ सबकी तरह, तो मुझे भी उस समय समझ नहीं आया, और फिर
टाइम जैसे मार्च अप्रैल के बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि चलो ठीक है, अब ये सबके साथ है और अब मैं क्या करूं। अच्छा यार, एक काम कर, डेली का ये रूटीन बना लो कि अच्छा आज ये करना। मैं अगले दिन का भी रूटीन नहीं बनाता था मैं आज ही का रूटीन बनाता था, चलो आज ये चीज़ें मैं कर लेता हूँ। तो उस चीज़ से क्या होता था, मेरा डिस्ट्रैक्ट माइंड होता नहीं था। एक लिस्ट बना लेता था कि अच्छा आज ये करना है और आज मैं उसके ऊपर वर्क करता रहता था। आप मानोगे नहीं, मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप हुआ है इन 5 महीनों में कि मुझे अब लगता है कि जब भी आप कोई आएगा, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब कोई आएगा तो मैं उसमें और बेस्ट दे सकते हो। तो इसलिए मैं सब आपके व्यूअर्स को भी, सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बस यही बोलूँगा कि अभी भी समय है, सिर्फ आप अपने ऊपर थोड़ा सा और काम करते रहिए, आप अच्छा सोचते रहिए, और जब आपके पास काम आएगा आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप वो ही मूवी कर रहे हो या चाहे सीरियल्स कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो आपको मिलेगा बस। बट अपने ऊपर काम करते रहो, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। That's really a wonderful message. जी Bro, just one last question. जी, Can you please share your last biggest piece of your advice to all the aspiring models? देखिए, एडवाइस सिर्फ मैं यही बोल सकता हूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम खुश रहें, हम हर चीज़ में हम खुश रहें। वो एक्सेप्ट कर ले कि जो भी हमारे पास आ रहा है वो अच्छे के लिए ही आ रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि हमने कहावत तो सुनी है कि आज अच्छा है तो आज अगर बुरा हो रहा है तो कल अच्छा होगा। टाइम चेंज होता रहता है, टाइम तो कोई रोक नहीं सकता। तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले आप खुश रहें। देखिए, अगर आप खुश रहेंगे तो आप अच्छा सोच सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। आप अच्छा सोचेंगे तो जो आपके सपने हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। जब आप सपने पूरे हो जाएंगे तो फिर और सारी चीज़ों में आप अपना मन लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे उसके अलावा भी, सबसे पहले तो और चीज़ें नहीं बात करूँगा कि आप ज़्यादा खुश रहेंगे तो आपका सपना अचीव होगा। आप अपने फैमिली को भी खुश रख सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश रखें। दूसरा एडवाइस मैं भूल गया, ये इंटरव्यू तो हो गया। दूसरी एडवाइस ये है कि आप प्लीज़ अपनी टाइम की वैल्यू बहुत रखें। ओके। कि ये सच्चाई है कि अगर आप टाइम की वैल्यू रखेंगे, टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे, तो टाइम भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो भी आपको टाइम मिले बस उसको अच्छे से बिताइए। और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं, आपके व्यूअर्स भी और सब लोग जानते हैं कि बस हम अच्छे से टाइम बिताएं और अच्छी चीज़ें सोचें। जो चीज़ें हमें पसंद है बस उसके बारे में सोचते रहें। ठीक, देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी सब लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। और मैं ये गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, काम ज़रूर मिलता है, बस आप अच्छा सोचते रहें और अपने ऊपर सिर्फ काम करते रहें। ओके। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अच्छे से जाइए, बॉलीवुड में भी जाइए, सीरियल्स करिए, सब कुछ करिए। बस आप अपना उसमें ही आप सोचते रहें और उसमें बेस्ट देते रहें। बिल्कुल सही बात है। Thank you so much, brother, for coming up here and sharing your beautiful thoughts about modeling and acting. आपको कैसे लगा ये मॉडल टॉक शो? देखिए ब्रदर, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया और बस मैं यही, मतलब सच्ची में मैं ये सारी बातें शेयर ही करना। देखिए, अब ये बात है, मैं इस जाते आते भी एक चीज़ और बोल दूँगा ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ। आपको पता है कि अचानक से हमारी बातचीत हुई और हम दोनों ने मतलब फ़ोन पे बात की, अच्छा हम ऐसा करते हैं। जैसे आप तो बनाते हो, मुझे भी नहीं पता था पहले मैं कम ही देखता था। और मैं ये सोच रहा था कि मैं ये चीज़ें कैसे मैं बताऊँ। मैंने वो नहीं सोचा कि चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप ही का कॉल आ गया। तो इसमें भी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यही सोचा था, बहुत अच्छे से सोचा, और आप ही का कॉल आ गया और आज हम यहाँ पर बैठे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो प्रे भी करूँगा कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं इतने सालों से, आप ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहें अपनी वीडियो से। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैंने भी देखता हूँ कि आप भी काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते रहते हो। आप कुछ कॉज में जाते रहते हो और वहाँ पे भी NGOs में जाते रहते हो, वहाँ पे भी आप लोगों की हेल्प करते रहते हो। वो भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। देखिए, वो तो सबका अपना है और मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्री में हो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मॉडल्स हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, एक दूसरे का अगर हम सपोर्ट करेंगे तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को मैं वो ये जाते आते ये भी बता देता हूँ कि कोई मॉडल है, अगर उसको पता है कि अच्छा ये काम है
मेरे लिए नहीं है, वो किसी को फॉरवर्ड कर सकता है। जितने भी एक्टर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं कि अच्छा कोई आसपास ऐसे ही चलता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और तो ऐसे ही देखिए, एक और चीज़ है कि जो जेलसी फैक्टर है कि हम एक दूसरे से जेलस नहीं हुए, हम सबके बारे में अच्छा सोचें। सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि वो अपने पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूव होगा और अपने काम में भी दिखेगा। तो सब जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छे से करें, खुशी में करें, किसी को देख के जेलस ना होए, और फिर देखना कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। Wow, so positive and beautiful thought. Guys, I will be also sharing his social media handle link in my description box. You can also follow him. So guys, कैसा लगा आज का मॉडल टॉक शो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको लगे कि आज की इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकता है तो उससे आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उसकी भी हेल्प हो पाए। As always, this is Jatin Kherbhat. Thank you so much for listening me, and I believe मॉडल कोई भी बन सकता है और आप भी बन सकते हो। Thank you so much.